तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एनर्जी कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। हाँ, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। तो मीनवाइल आपके मेजर टेस्ट का वो भी आ गया आपका सिलेबस, तो आपने सिलेबस देख लिया होगा। ज्यादा टॉपिक उसमें 12th के हैं, 12th के सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी कंसंट्रेट करो, लेकिन हम सिलेबस समझना बढ़ाते जाएं क्योंकि नॉर्मल सिलेबस तो पूरा कंप्लीट नहीं है। तो अभी आप मेजर टेस्ट पे कंसंट्रेट करो जो 28 को होता है ना। मीनवाइल ये करंट भी क्रॉस करते रहना क्योंकि ये टॉपिक उसमें अभी है नहीं, हो सकता है कहीं किसी और जगह पे नहीं है ना, कि हर जगह के सिलेबस के हिसाब से होता है और 11th के बहुत सारे टॉपिक्स उसमें नहीं है। तो जस्ट ये कि 12th तो आप एज इट इज करंट भी पढ़ो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ, लेकिन 11th में वही पोर्शन पढ़ना जो आपके मेजर टेस्ट के सिलेबस है ना, उसी को आप फोकस करोगे। तो जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक क्लास होती है दैट विल बी ऑन फ्राइडे जिसमें कि डाउट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक आप मेजर टेस्ट के रिलेटेड कुछ डाल है ना। तो जो भी आप सर्च करोगे एवरीथिंग है ना, वो जो आपके डाउट क्लास होती है डाउट्स होने के बाद है ना। उसके अलावा जो भी डाउट्स क्लास में डाउट्स होंगे वो पूरे मेजर टेस्ट के सिलेबस, तो पूरे मेजर टेस्ट के सिलेबस में कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट क्लास में आप अप टू 98 जो जैसे आपका मेजर टेस्ट हो जाता है उसके बाद फिर से हम अपने 12th के टॉपिक्स के ऊपर है ना, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी जो है 12th टॉपिक्स ना कि 11th के टॉपिक्स है ना। तो मेजर टेस्ट तक 11th पे फोकस करना है। जैसे आपका मेजर टेस्ट कंप्लीट होता है तो 12th पे स्ट्रांग, क्योंकि नॉर्मली वेटेज जो है वो 12th का थोड़ा सा ज्यादा होता है आज कंपेयर टू दैट, तो 12th स्ट्रांग कर लो। फिर जैसे 12th का सिलेबस खत्म होता है फिर 11th के बारे में सोचिए, लेकिन अभी तो फिलहाल आपका 12th की सारी चीजें। तो ये हमने जस्ट थोड़ा सा इसको मैंने ब्रीफ किया, राइट। तो ये आपको करना है। तो लास्ट आज जो हमारा टॉपिक है, एक मैंने होमवर्क दिया था उसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, उसका आंसर आपका 18.75 था, ग्रुप में अभी गया था, कई बच्चों ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। तो आज जो हमारा मेन जो टॉपिक है ना, क्योंकि 1.5 आवर की क्लास होती है ना, तो बहुत ज्यादा इधर को डेविएट नहीं हो सकता, अदरवाइज हमारा जो टॉपिक है ना वो इनकम्प्लीट छूट है। तो आज जो हमारा टॉपिक है हमने अभी करंट सिचुएशन निकालना सीखा है, इसके बाद हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वी स्टडी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, कि भाई किसी भी केस में अगर कोई सर्किट में किसी रेजिस्टेंस का नेटवर्क है तो उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, है ना। तो मेन जो टॉपिक यही है, इसके बारे में कई क्वेश्चंस वगैरह पूछ भी रहते हैं। तो आप यकीन मानना कि आज के टॉपिक के बाद ना ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर के बाद पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपको कभी कोई दिक्कत रहेगी नहीं। इसके कुछ 6-7 मेथड्स हैं to find out the equivalent resistance, one by one हम सारे को डिस्कस करेंगे, राइट। तो जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तो जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा दो तरह का होता है। एक तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब आप निकालते हो तो एक हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पहला जो कॉम्बिनेशन होता है कैसा होता है, जैसे कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो पहला कॉम्बिनेशन होगा दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है दिस इज नोन एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है वो आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरह के आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो आपका सीरीज रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा जैसे आपका पैरेलल। तो सीरीज में हम जानते हैं कि दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में तब होते हैं जब दोनों में सेम करंट फ्लो। इस सीरीज कॉम्बिनेशन का सिंबल से मतलब होता है कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो सेम है ना, कि सेम करंट इसमें क्या होती है जैसे आपकी फ्लो होती है। मतलब ये हो गया कि इस तरह से अगर कोई रेजिस्टेंस है ना, एक और रेजिस्टेंस है और इससे आपने कोई बैटरी लगा दी है ना, तो अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये R1 है और ये R2 है, तो कोई करंट के लिए बात ही नहीं होता। जब भी करंट इस तरह से अगर इस R1 में कोई आई करंट आएगी तो बिना डिवाइड हुए जब R2 में चली जाए तो दोनों रेजिस्टेंस क्या होते हैं जैसे आपके सीरीज में, बिना डिवीजन के जब करंट किसी सर्किट में मूव करती है तो उस चीज का क्या होता है जैसे आपका सीरीज, राइट। और उसके बाद है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये टोटल वोल्टेज इस बैटरी का V, तो यहाँ पे कुछ V1 ड्रॉप होगा और कुछ आपका V2 यहाँ पे ड्रॉप। यहाँ पे V1 V2 ड्रॉप क्या होगा, डिफरेंट होगा कि अगर टोटल वोल्टेज V है तो यहाँ पे कुछ V1 ड्रॉप होगा, यहाँ पे क्या ड्रॉप होगा आपका V2।
तो जो टोटल वोल्टेज होगा इसको हम बोल सकते हैं V1 प्लस V, है ना? भाई करंट तो सेम रहेगी लेकिन वोल्टेज क्या होता है डिवाइड, और आपको पता है V इक्वल टू IR होता है, तो V1 की जगह पे सिंपली वी कैन राइट I into R1 एंड V2 की जगह पे हम लिख सकते हैं I into R2, राइट? तो आपको पता है कि सीरीज में जो इंडिविजुअल से करंट जाती है वही कॉम्बिनेशन से आती है, कॉम्बिनेशन के लिए हम लिख सकते हैं I into R इक्वल, है ना? यहाँ से आपको I तो हर जगह से कैंसिल हो गई, तो यहाँ से आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R, है, तो जस्ट आपका R इक्विवेलेंट आ गया। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे तो इस तरह से रेजिस्टेंस क्या होंगे जस्ट ऐड होंगे। ये सारी कुछ चीजें हम पहले से भी जानते हैं कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी R1 प्लस R2, राइट? अगर इसमें n इक्वल रेजिस्टेंस है तो उस केस में R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो NR हो जाएगी, है ना? कि अगर n इक्वल रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी n, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR तब होगा फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस, है ना? कि भाई किसी केस में अगर n इक्वल रेजिस्टेंस है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आपकी n। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कि भाई करंट बिना डिवाइड किए पास होगी, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसकी को क्या होगा सकते हैं आपका सीरीज। दूसरा हो जाएगा पैरेलल, तो आपको पता है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कि जब भी हम पैरेलल की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंसेस, है ना? इस केस में क्या सेम होगा, बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, है ना? कि जब भी दो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वो क्या होता है, बेसिकली आपका पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि यहां से आपका एक रेजिस्टेंस आ गया, एक आपका यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, और इसको आपने कंबाइन करके यहाँ से पैटर्न, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, बेसिकली आपका पैटर्न। तो ये इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस R1 है और ये R2, तो कोई भी करंट जाएगी तो यहाँ पे डिवाइड होगी, यहाँ से कुछ I1 चली गई, यहाँ से कुछ I2, है ना? यहाँ से करंट क्या होगी, जैसे कि आपकी डिवाइड होगी और यहाँ से I1 और यहाँ से क्या होगी, जैसे कि आपकी I2, और फिर से मर्ज होकर वापस आएगी, राइट? तो इसमें करंट डिवाइड होगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ करंट डिवाइड होने से ही पैरेलल में नहीं होते, पैरेलल का मेन है कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर मैं इस बैटरी का पोटेंशियल V ले रहा हूँ तो अगर मैं इसको 0 ले लूं तो ये भी क्या हो जाएगा V हो जाएगा, मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है सेम, मतलब दोनों के लेफ्ट टर्मिनल एक पॉइंट पे और राइट टर्मिनल एक ही पॉइंट पे मर्ज होते हैं, तभी दोनों रेजिस्टेंस के ऑप्शन से यहाँ पे पैरेलल, और जब ये पैरेलल में होंगे तो इस केस में करंट डिवाइड हो रही I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I, है ना? और I इक्वल टू V बाई R होता है, तो I1 की जगह पे हम लिख देंगे जैसे आपका V बाई R1 प्लस I2 की जगह पे क्या आ जाएगा, जैसे आपका V बाई R2, तो जो इक्विवेलेंट होगा इसकी जगह पे V बाई R है, हाँ भाई V बाई R1 V बाई R2 सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही, तो सारे V कैंसिल हो गए, यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ 1 बाई R1 इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई R1 प्लस R, राइट? और अगर n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसी को कई बार हम ये भी लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा ये रहता है कि मल्टीप्लाई करके हम सम से क्या कर देंगे डिवाइड, ये दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सम से क्या करेंगे, जैसे आपका डिवाइड करेंगे, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मल्टीप्लाई करके हमने सम से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस तरह से हम निकालते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि इसमें अगर n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उस केस में जो R इक्विवेलेंट होता है वो R बाई n होता है ना? तो इसमें n से मल्टीप्लाई होता है, इसमें n से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दिस इज फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस, n इक्वल रेजिस्टेंस अगर 3 रेजिस्टेंस है तो R बाई 3 हो जाएगा, एंड सो n इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपकी ये, तो ये जस्ट हम सीरीज एंड पैरेलल की बात, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि वो जबरदस्ती प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये दोनों सीरीज में, ये पैरेलल में, कई बार ऐसा नहीं भी होता है, ये जरूरी नहीं कि हर रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज एंड पैरेलल में हो, सीरीज में भी हो सकते हैं पैरेलल में भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई फुलफिल नहीं भी होता, तो किसी चीज को जबरदस्ती सीरीज पैरेलल नहीं बनाना, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इस चीज का खास ख्याल रखें, सीरीज में है करंट का डिवीजन नहीं होगा, सेम पास होगा, पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, लेकिन अगर ये दोनों चीज नहीं है तो सिंपल ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकता है इसमें सीरीज एंड पैरेलल दोनों फुलफिल नहीं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व
एक बार सीरीज एंड पैरेलल दोनों में से कुछ भी नहीं। इसके हम आते हैं कि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। हम यहाँ पे जस्ट एक करंट डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ते हैं इन पैरेलल सर्किट। यहाँ पे एक सिंपल चीज आती है, करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट। भाई कोई भी अगर पैरेलल सर्किट है तो उसमें करंट डिवीजन कैसा हो? करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें आपकी करंट की वैल्यू डिवाइड, कैसे डिवाइड होती है वो आपको जानना होता है। जैसे ये बड़ा यूजफुल फॉर्मूला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे आ गया, और ये इस तरह से आपके दो रेजिस्टेंस है ना, और ये कोई बैटरी है ना, बैटरी से कोई आई करंट जा रही है। ये अगर R1 है तो यहाँ पे कुछ R1 जा रही है, I1 जा रही है, और यहाँ पे I2 जा रही है, ये R2। तो आपको करंट पैरेलल सर्किट में डिवाइड होती है और रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपको पता है अभी आपने पढ़ा कि जो I होता है वो V/R होता है। तो अगर V कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी करंट कम होगा, और जहां पे रेजिस्टेंस कम होगी वहां पे करंट क्या होगी, ज्यादा। और अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट कैसे डिवाइड होगी, जैसे कि आपकी, तो यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं कि जो I1 और I2 का रेशियो होगा ये आपका इक्वल हो जाएगा R2/R1, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और एक चीज और भी है कि टोटल करंट I जो होगी ये आपकी I1 प्लस I2, दो चीजें, करंट तो डिवाइड हुई है I1 प्लस I2, और I1/I2 किसके इक्वल हो जाएगा, R2/R1। तो यहाँ से अगर मैं I2 की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो हमें यहाँ से I1 निकाल सकते हैं। I2 की अगर वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, I1। तो जो I1 की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, है ना, I1 इक्वल टू आ जाएगा IR2 डिवाइड बाई R1 प्लस, है ना। जब आप इस I2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो I1 आ जाएगा, और यहाँ से आपका I2 भी आ जाएगा। अगर एक बार I1 आपका आ गया, टोटल करंट I के टर्म्स में, तो यहाँ से I2 भी आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी I into R1 डिवाइड बाय R1 प्लस, है ना। तो ये आपका इस तरह से, है ना, जो करंट का डिवीजन होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर टोटल करंट आपको I दी हुई है तो I1 I2 कितनी करंट होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मुझे I1 निकालना है तो टोटल करंट को मैं R2 से मल्टीप्लाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सम से डिवाइड कर दूं। और अगर मुझे यहाँ पे I2 निकालना है तो टोटल करंट को मैं R1 से मल्टीप्लाई, तो दूसरे से मल्टीप्लाई, और सम से क्या करते हैं, डिवाइड। तो इससे आपका I1 I2 की म्यूचुअल वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इससे आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होता है करंट डिवीजन। तो इसको हम बोलते हैं करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट। क्या करंट डिवीजन इन पैरेलल, क्या इसके बाद हम आते हैं ये करंट डिवीजन पढ़ने के बाद, देखो बच्चे हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये सीरीज पहचान लेते हैं लेकिन वो पैरेलल नहीं पहचान पाते, है ना। बड़ी दिक्कत आती है बहुत, मतलब लेटर स्टेजेस में भी स्टूडेंट्स को पैरेलल पहचानने में गड़बड़, है ना। सीरीज तो समझ में आता है उसे, इस तरह से अगर रेजिस्टेंस है तो सीरीज में, तो सर्किट को पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं करता। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी केस में हम पैरेलल कैसे आइडेंटिफाई, है ना। जस्ट मैं यहाँ पे 3 डायग्राम्स बना रहा हूँ, जस्ट उससे डेमोंस्ट्रेट करूंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पैरेलल। पैरेलल सर्किट को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट आप ऐसा ले लो कि यहाँ पे कोई 3 रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस R है, एक बीच में एक और R आ गया, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, ये ऐसा 3 रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द टर्मिनल A एंड, हमेशा किसी टर्मिनल के क्रॉस हम इक्विवेलेंट निकालते हैं, और ये 3 रेजिस्टेंस इक्वल है ना। तो मुझे पता है तीनों पैरेलल, इसमें ये जो 3 रेजिस्टेंस है आपस में क्या है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल होंगे तो अभी आपने पढ़ा R इक्विवेलेंट क्या होता है, R/N। तो R इक्विवेलेंट इसका R/3, अगर A और B के क्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी R/3।
है ना, क्योंकि ये तीनों क्या है पैरेलल। तो मुझे कैसे पता चला पैरेलल है? उसका सिंपल सा मेथड ये होता है कि आप कुछ पोटेंशियल डिफाइन करो। कि अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है और B टर्मिनल का पोटेंशियल V2, तो अगर ये V1 है तो ये V1 है, ये V1 है तो ये भी V1, ऐसे अगर ये V2 है तो ये V2 हो जाएगा और ये भी V2 है ना, क्योंकि बीच में कुछ है ही नहीं। आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस, तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो तीनों डिस्टेंस के होंगे वैसे आपके पैरेलल, मतलब ये पूरी जो स्ट्रक्चर होगा वो इसके इक्विवेलेंट, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंटली बनाया गया। ये पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो इसके इक्विवेलेंट है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो AB के क्रॉस होगा इस चीज के क्या होगा वैसे आपके इक्विवेलेंट। तो मतलब देखना कि पैरेलल पहचानने के लिए ऐसे हम V1 V2 कर लेंगे। तो ये V1 है, ये V1, ये V1, ये V2 है, तो वायर ये पाथ ये V2 और ये भी V2, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल, यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई जैसे आपके R बाई, राइट। तो हमें सब पैरेलल पहचानना इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेता हूं कि जैसे यहाँ पे थे रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस, अनइक्वल भी हो सकते हैं, सेपरेटली, दिस टर्मिनल इज A, दिस टर्मिनल इज B, वैसे ही तीनों सीरीज में होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं वायरिंग कर दूं, इसको मैं यहाँ से अटैच कर दूं और इसको यहाँ से अटैच कर दूं, तो ये तीनों पैरेलल, अगर लाइन से लगे थे तो ये तीनों सीरीज में थे, लेकिन जैसे मैंने कुछ वायर ऐसे लगा दी तो ये तीनों पैरेलल है ना। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस की हम बात करें, ये R एंड R, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल, एक टर्मिनल का पोटेंशियल जो होगा वो V1, तो वायर दिस पाथ यहाँ का पोटेंशियल भी V1, B टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2, तो वायर दिस पाथ यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V2 है ना। तो देखो V1 वायर दिस पाथ V1 हो गया, ये V2 वायर दिस पाथ V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस, मतलब ये भी इसी के, तो इस केस में भी जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी ना वो R by 3 होगी। तो हमें सब रखना कि पैरेलल पहचानना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी आप सर्किट करते हो तो सीरीज को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, हम पैरेलल पहचानना जरूर से सीखें कि किस तरह से आप किसी भी सर्किट में पैरेलल क्या करोगे, आइडेंटिफाई, राइट। एक पैरेलल को आइडेंटिफाई करना सबसे पैरेलल और शॉर्ट को भी, एक शॉर्ट सर्किट भी हम यूज करते हैं, इसमें बताता हूं, पैरेलल एज वेल एज शॉर्ट को भी। क्या जिसमें से हम डिस्कस करें, तो पैरेलल को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ शॉर्ट सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट ऑफ एनीथिंग, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ भी होता है, तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना, वी स्टडी द कांसेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, है ना। तो शॉर्ट सर्किट का जस्ट मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला कि ये कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल ए है और ये बी है ना, बीच में एक रेजिस्टेंस आर है, तो अगर ए और बी को मैं टच करूं मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस शॉर्ट, है ना। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो जाएगा कि ये भी टर्मिनल यहाँ पे थे, अगर मैं इस दोनों को ज्वाइन कर दूं तो रेजिस्टेंस में नहीं ले सकता, ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब पहला मतलब ये होगा कि अगर इस तरह से कोई रेजिस्टेंस है, इसके ए और बी को अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे, है ना, तो ये एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर दें दोनों टर्मिनल, फिर रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट में ये है नहीं है मीनिंगलेस, इसको हम हटा सकते हैं, है ना, क्योंकि सर्किट के दोनों रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पे ज्वाइन, तो शॉर्ट सर्किट का एक मतलब तो ये होता है। दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, बात वही है दोनों केस में, ये ए है और ये बी, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ऐसे में कोई वायर है, तो भी ये रेजिस्टेंस शॉर्ट है। कोई वायर जस्ट बिना रेजिस्टेंस वाला यहाँ पे लगा दो तो भी रेजिस्टेंस कर देगा आपका शॉर्ट, अगर ये आर है ना, और इसके क्रॉस अगर हम कोई वायर लगाते हैं ऐसे तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। एक्चुअली सिंपल सा है कि अगर ये पोटेंशियल मैं कुछ V1 लेता हूँ तो या वायर दिस पाथ ये पोटेंशियल V1 हो जाएगी, तो अगर कोई करंट आ रही है ऐसे यहाँ से तो ये करंट किस में तो जाएगी नहीं क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है, तो ये पाथ फॉलो करेगी,
तो भी ये रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, भी आपका शॉर्ट सर्किट। तो या तो हम दोनों के टर्मिनल को एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर दें या उसके क्रॉस वायर लगाओ। उसके क्रॉस अगर वायर लगा देंगे तो यहाँ से करंट ना जाके उस वायर के पाथ को फॉलो करेगी और हम बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या हो गया, शॉर्ट। और अगर रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया तो उसको सर्किट से हम हटा सकते हैं। सर्किट से हम उसमें क्या कर सकते हैं कि आपका रिमूव कर सकते हैं, राइट। दो चीजों का ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस कब पैरेलल है और कब रेजिस्टेंस आपके शॉर्ट सर्किट होंगे, दोनों चीज का है। हाँ, फर्स्ट केस ऑफ शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को हमने एक ही पॉइंट पे जोड़ा, जैसे ए और बी था ना, इस दोनों वायर को उठा के मैंने ऐसे कोई बात अगर ज्वाइन करते तो पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा, तो फिर बीच में इस रेजिस्टेंस का कोई, हाँ भाई ए और बी अलग अलग थे, इस दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर, जैसे कई बार हम सेम वायर को ज्वाइन कर देते हैं तो स्पार्क करते हैं, वही स्पार्किंग हो जाएगी कि ए और बी अलग अलग टर्मिनल को अगर हम एक ही पॉइंट पे ले जाए तो इनका हो जाएगा शॉर्ट। और अगर पैरेलल में कोई वायर लगा दें तो भी क्या हो जाएगा आपके शॉर्ट। तो दोनों शॉर्ट सर्किट के क्वेश्चन। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में शॉर्ट सर्किट भी यूज करना है। हाँ, रेजिस्टेंस जो है, ये जो करंट फ्लो हो रही है वो इधर से क्यों दिया, क्योंकि अगर ये पोटेंशियल V1 है तो बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये भी पोटेंशियल V1 है। तो अगर बीच में रेजिस्टेंस है तो करंट कहां से कहां फ्लो होती है, फ्रॉम हायर टू लो। तो करंट जो होगी वो यहां से नहीं फ्लो होगी, तो यहां से अगर नहीं फ्लो होगी तो दूसरे पास यहां फ्लो हो जाएगी। और जब भी कहीं पे रेजिस्टेंस लगाओ तो करंट कहां से कहां तक फ्लो होती है, फ्रॉम हायर टू लो। और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम पोटेंशियल फ्लो, तो करंट ये वाला पास फॉलो कर लेगा rather than, हाँ तो हम बोलेंगे अगर यहाँ से करंट ही नहीं जा रहा है तो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो, तो इसका यहाँ रहना या नहीं रहना एक पोटेंशियल। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया, ये आपका आ गया शॉर्ट सर्किट। अब आते हैं डिफरेंट मेथड्स पे, है ना? और उसी सीक्वेंस में यूज करना जिस सीक्वेंस में मैं आपको यहाँ पढ़ा, है ना, कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कुछ 6 और 7 मेथड है ना, मेथड्स टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम जो यहाँ पे पढ़ते हैं, वी स्टडी द मेथड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, कि मेथड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो देखो पहला जो मेथड होता है ये आप सब जानते हो, दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन मेथड। सबसे पहला जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं रिडक्शन मेथड। हाँ, रिडक्शन मेथड में हम सर्किट को रिड्यूस करते हैं और लास्ट में एक सिंगल रेजिस्टेंस जो बचता है वही सर्किट का क्या होता है, उसके आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल सा सर्किट बना हुआ है, आप सब इसका आंसर मुझे दे दो। ये एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क, इस तरह से रेजिस्टेंस का क्या है आपका नेटवर्क, है ना, और ये वाला टर्मिनल ए है एंड दिस टर्मिनल, और बीच में और रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, है ना। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी, दिस इज 3 ओम 3 ओम 3 ओम 4 ओम 3 ओम, दिस इज 10 ओम, है ना, और दिस इज आल्सो 3 ओम। भाई ये आपका 3 ओम था, 4 ओम हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया, है ना, ये अगेन 10 ओम, अगेन दिस इज आल्सो 2, है ना। तो आपको जस्ट ये बताना है इस केस में फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये भी के क्रॉस इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या चेक करो क्या आपका आंसर आ रहा है। ये आसान सा क्वेश्चन है, जिस प्रोडक्शन सेंस find out equivalent resistance।
सर 10। हाँ हाँ सही बता रहे हैं, 10 ओम सही बता रहे हैं। इसका जो इक्विवेलेंट 10 रेजिस्टेंस ओम है। होगा, हाँ 10 ओम सही है सर। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 10 ओम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन नहीं था, जस्ट मैंने रिडक्शन मेथड को एग्जांपल फाइल करने के लिए मैंने किया। क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को ट्राई करना चाहिए कि पहले तो ये देखना है कि बिना मेथड के तो नहीं हो जा रहा है। अगर कोई मेथड यूज नहीं हो रहा तो कोई लगाने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिड्यूस तो नहीं हो जाता। तो रिडक्शन मेथड में क्या होता है कि पहले हम देखते हैं कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं बोलोगे कि 3 और 10 पैरेलल है, ऐसा अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। हमसे ध्यान रखना, इस सर्किट में स्टूडेंट ना अपनी मनमर्जी बड़ा चलाते हैं, है ना। मनमर्जी कुछ भी सोचते रहते हैं कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है। ऐसा नहीं है, जो चीज सीरीज में है वो सीरीज में है, जो पैरेलल में है वो पैरेलल में। और कोई रेजिस्टेंस हो सकता है कि सीरीज पैरेलल में नहीं है। तो आपको पता है ये 3 और 10 पैरेलल नहीं है, नहीं ये 3 है, 3 एंड 3 सीरीज में, करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में होंगे। पक्का पता है, तो मुझे सिर्फ इन तीनों के बारे में पता है कि पक्का ये सीरीज है। यहाँ से अगर कोई आइडियस करंट जा रही है ना, तो ये बिना डिवाइड हुए इन तीनों से पास। तो ये जो लास्ट के 3 रेजिस्टेंस है, ये 3 रेजिस्टेंस क्या होंगे, सीरीज। इसके बाद के बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो जैसे आपको लगा कि ये तीनों सीरीज में है, तो फिर हम इसको रिड्यूस करते हैं। हम क्या करेंगे कि ये तीनों सीरीज में है, तो इसके इक्विवेलेंट 10 हो गया। तो ये जो पूरा था, इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो आपका 10 है। भाई 3 4 3 3 10 आ गया। अब ये 10 और 10 पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। भाई इस पूरे का इक्विवेलेंट आपने 10 बोला, और फिर ये 10 और 10 पैरेलल में जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर अगेन 5 3 8 प्लस 2 फिर से 10 हो जाएगा। तो मतलब यहां तक का भी जो रेजिस्टेंस था, ये भी आपका 10 है। जस्ट रिड्यूस करते जा रहे हैं, इन तीनों इसको कंबाइन किया तो 5 आ गया। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 आ गया, है ना। अगेन ये 10 और ये 10 5 हो जाएंगे, है। अगेन 10 और 10 क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 5 और 5 3 8 प्लस 2 फिर से क्या हो जाएगा 10। तो सिंपल सा बोलेंगे पूरी सर्किट एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका 10 होगा। एबी के क्रॉस इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट होगा वो 10 होगा। ये 10 10 10 5 5 3 8 प्लस 2 10, अगेन 10 10 5 5 3 8 प्लस 2 10। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 10। तो इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन, है ना। कि भाई एक तरफ से धीरे धीरे सर्किट को आप क्या करते हैं, उसके आपका रिड्यूस होता है, और लास्ट में जो सिंगल रेजिस्टेंस बचता है वही सर्किट का क्या होता है, उसके आपके तो दिस इज सिंपली नोन एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आपका 10 ओम सही है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा रिडक्शन मेथड से कितना आ गया, इसलिए आपका 10 क्या करता है। सेकंड जो चीज रिडक्शन के बाद आप जो सोचते हो, वी टॉक अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। सबसे पहले इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, वी डिस्कस द व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं एज अ सेकंड, दैट इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, है ना। रिडक्शन से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आपको देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही बनता है ना। कि अगर रिडक्शन से नहीं हो रहा है, तो आपको ये सोचना है कहीं पे व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। जैसे कई बार हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली एक सर्किट है ना, जिससे कि हम अननोन रेजिस्टेंस दिखाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज is a circuit to find out to find unknown resistance, unknown resistance, है ना। कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मेनली हम क्या निकालते हैं, जैसे कि आपका किसी सर्किट में कोई अननोन रेजिस्टेंस है तो उसको निकालने के लिए, और व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट जो होता है वो सिंपल ऐसा होता है कि भाई एक कोई टर्मिनल है, इससे दो रेजिस्टेंस डिवाइड होते हैं, है ना। और यहाँ पे भी आ गया
एक दूसरा टर्मिनल लगा, इससे कुछ बैटरी वगैरह लगी होगी है ना, और बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा। तो इस तरह के जब भी सर्किट होगा ध्यान रखना, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं कि किसी टर्मिनल से दो रेजिस्टेंस डिवाइड हुए, दूसरे में दो मर्ज हुए, बीच में एक रेजिस्टेंस ये लगा। तो इस तरह का जो भी रेजिस्टेंस होगा वी कॉल इट एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका कुछ नाम दे दो आप, दिस इज सपोज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज X, और ये कोई Z ले लेते हैं, है ना। तो इस तरह का जब भी कोई सर्किट होगा तो वी कॉल इट एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। ये सर्किट क्या है, कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। इस तरह के सर्किट को वी कॉल इट एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है ना। ध्यान रखना कि हमेशा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो, इज नॉट नेसेसरी, है ना। कि क्या होगा, जैसे यहाँ से कोई करंट जा रही है, इधर गई, फिर ये इससे भी जा सकती है, तो गैल्वेनोमीटर हो सकता है डिफ्लेक्ट हो। तो जब गैल्वेनोमीटर से करंट जाती है तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, है ना। भाई सिंपल सा भी बोलेंगे, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इफ करंट passes through galvanometer, गैल्वेनोमीटर, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट पास होती है, तो अगर उससे कोई करंट पास हो रही है तो दैट टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज नोन एज ए अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस नहीं है ना। लेकिन यूजुअली हम ऐसे डाटा सेट करते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है ना। यूजुअली हम ऐसे डाटा सेट करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जैसे आपका बैलेंस होता है। तो बैलेंस का मतलब मानो कि जब भी मैं बात करूंगा यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसका मतलब सिंपल से हो जाएगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, है ना। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जीरो, मतलब ये हो गया कि कोई भी करंट अगर यहाँ पे जा रही है, यहाँ से कोई आई करंट गई, इधर से I1 चली गई, इधर से I2 चली गई, डिवाइड हो गए, तो बीच से कोई करंट नहीं जाती, ये पूरी की पूरी I1 करंट यहाँ पे और पूरी की पूरी I2 करंट यहाँ पे, और फिर से मर्ज होके आई करंट वापस। तो जब बीच में से कोई करंट नहीं जा रही है, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि आपका बैलेंस व्हीटस्टोन। अब एक चीज है कि बीच से करंट कब नहीं जाएगी, जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और ये सी है और ये डी, तो हम बोल रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने का मतलब करंट यहाँ पे चलेगी, यहाँ चलेगी, बीच से नहीं जाएगी। और बीच से करंट क्यों नहीं जाएगी, पोटेंशियल ऑफ सी एंड डी क्या होगा, सेम। सिंपल सा बोलेंगे, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर का जीरो होने का मतलब ये है कि Vc शुड बी इक्वल टू द V, जो C का पोटेंशियल होगा वही किसका होगा, D का, तभी तो Vc करंट नहीं जाएगी, हाँ। तो Vc इक्वल टू Vd होगा। तो इसी को हम कंडीशन बोलते हैं, Vc इक्वल टू Vd को प्रूव करने के लिए हमें बोलेंगे, आप ये देखो C और D का पोटेंशियल तभी सेम होगा जब यहाँ पे जितना ड्रॉप हो उतने ड्रॉप यहाँ पे। क्या होता है, अगर ये मैं जीरो ले लूं तो यहाँ का EMF E अगर है तो E पोटेंशियल हो जाएगा। तो C और D पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है, जितना यहाँ पे ड्रॉप होगा उतना यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो अगर इन दोनों के क्रॉस ड्रॉप सेम है तभी तो C और D का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम ड्रॉप सेम कर देते हैं कि Vc इक्वल टू Vd होने का मतलब है कि I1 into P should be equal to the I2 into R, है कि जितना IR वहां पे है उतना IR यहाँ पे होगा। ऐसे ही अगर ये जीरो पोटेंशियल है तो सी और डी पोटेंशियल सेम होने का मतलब है जितना पोटेंशियल यहाँ पे गेन होगा उतने यहाँ गेन होगा, जितना क्यू में पोटेंशियल गेन होगा उतने किसमें गेन होगा, एक्स में, तभी सी और डी का पोटेंशियल हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका आ जाएगा I1 into Q should be equal to the I2 into X। एक कंडीशन आ गया, सी और डी का पोटेंशियल तभी सेम होगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो। तो डिवाइड कर दो, जैसा डिवाइड करेंगे
यहाँ से ये कंडीशन P by Q should be equal to the R1. So this is the condition for balanced V-storm. This is the condition for balance. जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी V-storm ब्रिज क्या होता है, कि आपका बैलेंस। जब भी P by Q R by X के इक्वल होगा तो V-storm ब्रिज क्या होगा, बैलेंस। इसका उल्टा सोच लो, जब ये होगा तो ये होगा, जब ये होगा तो C और D का पोटेंशियल सेम, और C और D के पोटेंशियल सेम होंगे तो उससे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ, मतलब V-storm क्या होगा, जब आपका बैलेंस, राइट। और जब भी कोई चीज के थ्रू अगर करंट ही जीरो आ रही है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसका फायदा ये हो गया है कि जैसे मुझे पता चला ये बैलेंस है तो वी कैन रिमूव दिस, है ना। तो भाई इसमें अगर करंट ही नहीं जा रही है तो सर्किट में ये हो या ना हो क्या पता है, इस पूरे को बाहर निकालो, और जैसे हम इस पूरे को बाहर निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट आ जाए, है ना। इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकालें तो P एंड Q सीरीज में होंगे, P प्लस Q हो गए, R एंड X सीरीज में होंगे, R प्लस X आ गया, और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, है ना। ये आपका है ना। तो ध्यान रखो कि जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो बीच बैलेंस होगा, और अगर बैलेंस होगा तो बीच वाली चीज को हटा सकते हैं। जैसे आपने इसको हटाया, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों भी सीरीज में आ गए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इसके इक्विवेलेंट निकालना आसान है। तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में बीस्टोन ब्रिज तो निकलता है ना, कोई क्वेश्चन थोड़ी बोलेगा मैं बीस्टोन ब्रिज, क्वेश्चन कभी नहीं बोलता कि मैं बीस्टोन ब्रिज हूं मुझे सॉल्व, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहीं किसी क्वेश्चंस में बीस्टोन ब्रिज को नहीं बनता है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। इसमें एक चीज थोड़ा सा नोट करना है आपने कि ये कंडीशन आ गई, आर इक्विवेलेंट आ गया, अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज भी कर दें तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अगर इवन इफ व्हीटस्टोन ब्रिज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ वी इंटरचेंज बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, है ना, then also it remain balanced, then also it balanced, it remain balanced, it is balanced, है ना। ये भी आता है, अगर आप इसमें गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा दो और इस बैटरी को इसके बीच में लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपका सेम ही रहेगा। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज भी करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें और बैटरी को यहाँ लगा दें, तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहेगा, इसलिए आपका बैलेंस, राइट। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको इक्वेशन सॉल्व करने के पहले आइडिया हो। पहला मेथड रिडक्शन, दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड भी किया है, अनबैलेंस्ड भी करेंगे, है ना। इसके बाद हम अनबैलेंस भी करेंगे। जस्ट एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इसको लिख लो, न्यूमेरिकल देता हूँ उसको फॉर्म करो। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा,
ये हम कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा सम सॉल्व ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का ये आप कह सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे तो शेयर स्क्रीन यूज करूंगा मैं, फिलहाल मैं इसको लिख देता हूँ। शेयर स्क्रीन से काफी अच्छा है, देखा है काफी इजी हो जाता है। फिलहाल मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज उसमें क्लैरिटी बढ़ जाए। ये आपकी कोई बैटरी जिससे आपने एक रेजिस्टेंस लगा, या कैसा एंड दिस इज सर्किट। हाँ, ये कोई रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, इसमें आपको दिया हुआ है दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 8, दिस इज 2, दिस इज 4, this is 2, this is 6, this is 10, and this is 12, this is, and this is 2.5. Find the current through the battery. Current through battery. बैटरी के थ्रू कितनी करंट, फॉर एग्जांपल बैटरी से कितनी करंट जाती है? जो भी आंसर आप उसको बता भी सकते हो और मुझे मैसेज, आई रीड मैसेज ऑल्सो। 5/13। हाँ सही आंसर, आंसर ठीक है आपका 5/13 एम्पीयर। फाइव बाई 13 एम्पीयर। मैंने बोला है करंट थ्रू द बैटरी जो होगा वो 5/13 एम्पीयर, 5/13। सही है। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज आइडेंटिफाई कर लो उसमें। हाँ, इसमें क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे, वी आइडेंटिफाई द व्हीटस्टोन ब्रिज कि कहाँ-कहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। आप देखो कि एक जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है
वो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे ये वाला क्या है बेसिकली आपका एक व्हीटस्टोन है ना, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपको पता है कि दो रेजिस्टेंस डिवाइड हुआ, दो मर्ज हुआ, बीच में रेजिस्टेंस है ना, ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, लेकिन आपको बैलेंसिंग चेक करनी पड़ेगा। बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, 1/2 10 मिनट बचे हैं, फिर 10 मिनट पास कर लेंगे, है ना भाई, इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो 1/2 डिवाइड बाय 2/4 रेशियो सेम है ना। तो जैसे ही पता चल गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, 20 से ये वाला रेजिस्टेंस बाहर आ गया, आपको इसको बाहर निकालना है ना, क्योंकि रेशियो सेम है ना, p/q = r/x। और मतलब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो अब ये 1 और 2 3 हो गए, और 2 और 4 6, और 6 एंड 3 क्या हो गए, पैरेलल हो गए, है ना। तो 6 और 3 पैरेलल हो गए हैं, तो मल्टीप्लाई करके आप सम से डिवाइड, है ना। तो इसका 2 ओम इक्विवेलेंट आ जाएगा, इस पूरे का 2 ओम। अब है पहले आइडेंटिफाई करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, फिर आइडेंटिफाई करना है रेशियो सेम है तो बैलेंस होगा, बैलेंस होगा तो ये बीच वाला है, बीच वाला हट गया तो सिंपल है कि ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इक्विवेलेंट इस पूरे का कितना आ गया, 2। अब जैसे इसके इक्विवेलेंट आ गया, इक्विवेलेंट का मतलब ये सारे को हटा के 2 हटा देते हैं। अगर इस पूरे का इक्विवेलेंट 2 ओम है, तो इस पूरे को हटा के हम क्या लगा देंगे, कि आपका 2 ओम। जस्ट आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, दैट इज योर 2। तो आपने एक व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करके 2 ओम लगा दिया। अब उससे ध्यान दो, ये भी तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, दोबारा जो बन रहा है, ये रिड्यूस करने के बाद अगला स्टेप में ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। इससे दो टर्मिनल डिवाइड हो गए, इससे भी दो टर्मिनल मर्ज हो गए, और बीच में एक कैन हो गया। फिर से हम देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। तो 2/4 should be equal to 6/12, ये भी सही है ना भाई, इन दोनों का रेशियो 2/4 should be equal to 6/4, ये भी बैलेंस है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो आप इसको हटा सकते हो, है ना। तो इस पूरे को हटा दो आप यहाँ। अब देखो सर्किट धीरे धीरे सिंपल हो रहा है ना, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना, उसके लिए हमें 2 बार, फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, वो भी बैलेंस, बीच वाला ही गया। और जब ये हट गया तो फिर तो इक्विवेलेंट निकालना इसका एकदम आसान है। आप इस पूरे का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, है ना। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका ही आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 2 and 4 सीरीज में, तो 6 × 18/6 प्लस वो एक 2 ओम लगा हुआ है, ये तो इसका है ना, यहाँ पे एक 2 ओम और लगा हुआ है, तो प्लस यहाँ पे 2 ओम आ रहा है ना। तो यहाँ से आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, और आर इक्विवेलेंट जैसे आ गया, करंट इक्वल टू क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो करंट होता है। तो टोटल ईएमएफ तो आपका 2.5 है ना, ये क्या है बेसिकली आपका 2.5, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकालो, जैसे उन्होंने आंसर सही बताया है, इसका आंसर 5/13 है, आंसर कितना आ जाएगा 5/13, ये सही आंसर। हमेशा आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचना है, व्हीटस्टोन ब्रिज फिर वो बैलेंसिंग के बाद। ये आपका हो गया मेथड नंबर, दिस इज योर सेकंड। ये भी एग्जांपल नंबर 1, ये हो गया सेकंड मेथड, जिसमें कि हम किस बात कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, नेमली बैलेंस। इसके बाद हम आते हैं, देखो ये थर्ड मेथड थोड़ा समझना में मुश्किल है, थर्ड मेथड पूरा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। वही बात है कि इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, है ना। कई बार स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं भी समझ पाओगे आप, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी बताऊंगा तुरंत आ जाएगा, थोड़ा सा इसको एनालाइज करना मुश्किल होता है। इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड नंबर 3,
That is the connection removal. Connection removal by input output symmetry. By input output symmetry. है ना, इस मेथड को हम बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री। कनेक्शन रिमूवल बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री, तो इसका मतलब ये होता है, आप समझना कि व्हाट इज द इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब ये होता है कि करंट जैसे डिवाइड होती है वैसे मर्ज भी होती है। जैसे अगर इनपुट में डिवाइड हो रही है वैसे आउटपुट में करंट क्या होती है, वैसे कि आपकी मर्ज भी होती है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे एग्जांपल में लेता हूं, क्या होगा, यहाँ पे एक सर्किट का नेटवर्क, एक रेजिस्टेंस और है, यहां से हम एक और रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और ये एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा, दिस इज सर, दिस टर्मिनल इज ए एंड दिस टर्मिनल इज, ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल। ये जो सारे रेजिस्टेंस है और आइडेंटिकल, एक कोई भी सीरीज या पैरेलल नहीं है। जबरदस्ती प्रूफ नहीं करना है कि सीरीज एंड पैरेलल, है ना, कहीं कोई सीरीज पैरेलल इसमें है ही नहीं, है ना, जबरदस्ती आपको प्रूफ नहीं करना है कि सीरीज एंड पैरेलल। आपको निकालना होता है कि ए और बी के क्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना। तो इसी को हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इसको आप समझना ध्यान से, मैं थोड़ा सा कुछ यूज करूंगा इसके लिए, ना तो यहाँ पे हम इस तरह से कोई बुक यूज कर सकते हैं, यस, है ना। इसको अब एकदम ध्यान समझिए, क्या होगा कि इनपुट सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई सर्किट सिमेट्रिकल है, जैसे ये आर एंड आर है, वैसे यहाँ भी तो आर है, हर जगह पे सर्किट में सिमेट्री एग्जिस्ट है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई आई करंट गई, है ना, आपको पता है इस दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने बोला कि कोई I1 करंट गई, है ना, तो यहाँ पे जो करंट होगी ये सपोज आपकी I माइनस I1 चली जाएगी, आई करंट आई इधर, अगर I1 गई है बाकी करंट यहाँ चली जाएगी। अब आप इस बीच की चीज के बारे में भूल जाओ, ये कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ आप बात करो इनपुट और आउटपुट। इनपुट यहाँ पे I1 करंट गई, यहाँ से I1 आया, अब देखो आउटपुट जो सर्किट होगा उससे करंट आई जाएगी वापस। तो जैसे करंट डिवाइड होती है उसी फैशन में वहां पे क्या होगी, मर्ज भी। यहाँ से भी I1 करंट आएगी और यहाँ से कितनी आएगी, I माइनस। क्या आपको करना है, बीच की चीजों को बोल के इनपुट में जैसे आपने डिवाइड किया था वैसे आउटपुट क्या कर दो, मर्ज, और उसके बाद आप कॉपी हटाओ, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे आपने कॉपी हटाया बीच वाली को छोड़ के, तो आप देखो कि यहाँ से तो I1 करंट सीधे, मतलब यहाँ पे कोई करंट का डिवीजन वगैरह कोई, यहाँ पे करंट का कोई डिवीजन वगैरह कोई नहीं, मतलब कि वैसे ये कांटेक्ट में लग रहे हैं, हाँ, लेकिन एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में, अगर इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में होता तो यहाँ पे करंट कुछ डिवाइड, आपने क्या किया, बीच वाले चीज को भूल गए, I1 I माइनस I1 I माइनस I1 फिर हटाया, तो अब तक I1 करंट तो सीधी चली, तो मतलब ये चीज वैसे कनेक्टेड लग रही है लेकिन ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे कनेक्शन हटा, एक्चुअली में हम बोलेंगे ये चीज ऐसा है, इसी को हम बोलते हैं कनेक्शन रिंग। भाई अगर I1 करंट सीधे चलेगी फिर यहाँ पे करंट थोड़ी है, ऐसा है। और जैसे आपने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया, इस तरह से घुमा दिया और इस तरह से सीधे कर दिया, फिर आप रिडक्शन से इसको सॉल्व कर दो, सीरीज पैरेलल आपको पता है, और आप निकालो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा उस कनेक्शन को हटाने के बाद, उस कनेक्शन को हटाने के बाद हम सीरीज पैरेलल बता सकते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से आता है, मैंने पहले बताया, इसलिए इसका क्या इक्विवेलेंट आता है।
So 8/7 hours. हाँ सही आंसर है, सही बता, मुझे आंसर बताया 8/7 ना, क्योंकि जैसे आपने कनेक्शन बताया ना फिर तो सर्किट सिंपल हो गया। अब आपको सीरीज पैरेलल समझ में आने लगा, ये सीरीज में होंगे, ये सीरीज में होंगे, ये आपस में पैरेलल में होंगे, तो सर्किट का प्रोड्यूस करते जाओ। जब तक कनेक्शन नहीं हटाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ वहां पे हमने कनेक्शन इसलिए हटाया बिकॉज वहां पे कोई करंट डिवाइड नहीं हो, है ना। करंट अगर कनेक्शन होता तो वहां पे करंट डिवाइड होती, लेकिन करंट सीधे चले गए इसलिए कनेक्शन आपने हटा दिया, है ना। तो ये आपका आ गया, कनेक्शन आपने इसलिए हटाया है क्योंकि करंट यहाँ पे बेसिकली आपकी डिवाइड नहीं होती। अगर यहाँ पे करंट डिवाइड होती, है ना, तो फिर कनेक्शन यहाँ पे होता तो सीधे चले जाएगी उसके कनेक्शन का, या आप इनपुट पे डिवाइड करो, जैसे इनपुट पे डिवाइड किया सेम सिमेट्रिकली आउटपुट में मर्ज करो, मुझे समझ में आ जाएगा I1 करंट। तो अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड होता तो I1 को डिवाइड करो, तो इसलिए आपने कनेक्ट, और जैसे आपने कनेक्शन हटाया एकदम सिंपल सर्किट हो गया। आपको पता है ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 2R हो जाएगा, और ये जो पूरा होगा इसके इक्विवेलेंट में निकाल सकते हैं, आर और सीरीज में 2R और 2R एंड R पैरेलल, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट 2R/3। तो इसको जब मैं दोबारा यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो ये सर्किट अब ऐसा बनेगा, एक टर्मिनल, बीच में एक रेजिस्टेंस आपका 2R आ गया, एक टर्मिनल, है ना, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका आ गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस आपका, ये 2R आ गया, ये R, ये भी R, और ये कितना हो गया सके आपका 2R/, है ना, ये कितना हो गया सके आपका 2R/, और आपका 2R/3 R एंड R क्या हो जाएंगे सीरीज में, ये आपका आ गया 2R/3, मतलब ये आपका आ गया 8R/, इस पूरे का इससे एक स्टेप आ गया, ये आपका ए बी, ये 2R आ गया, और यहाँ से एक ही रेजिस्टेंस, दैट इज 8R। एंड तक हम ए और बी को जोड़ते नहीं, तो जो सी के क्रॉस से इक्विवेलेंट निकालना है तो उसको यहाँ लगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और ये दोनों आपस में पैरेलल में मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड, उस पूरे का इक्विवेलेंट जो होगा 8R/3 into 2 divided by 8R/3 plus, इन्होंने जो आंसर बताया वो सही है ना, और इक्विवेलेंट है ना, तो इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 8R/7। तो इसी को हम बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल। सर अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता, फिर दूसरे मेथड से, फिर दूसरे मेथड से ये तभी हम कर सकते हैं जब सिमेट्रिकल होता है ना, कनेक्शन रिमूवल, इसलिए मैंने मेथड में नाम ही दिया हुआ है बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री। सिमेट्रिकल नहीं होता तो फिर ये मेथड यूज, सिमेट्री के लिए ये मेथड, अगर सिमेट्री नहीं होगी तो दूसरे मेथड। ये आपका हो गया इनपुट आउटपुट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, अभी देखा एग्जांपल 2, एग्जांपल, ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, ये क्यूबॉइड वाले, ये हमने किसी बुक में था, वो उसी बुक से हर जैसे क्यूबॉइड है ना, वायर फ्लक्स का एक क्यूबॉइड बना दिया हमने, क्यूब बना दिया वायर का, हमने क्या बना दिया, जैसे कि आपके क्यूब, ये सारे वायर है ना, और अगर वायर है तो उससे कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो सारे वायर एक्चुअली क्यूब के पार्ट है तो सबका रेजिस्टेंस सेम ही होगा, ये सबका रेजिस्टेंस है ना, ऑल आर आइडेंटिटी, वायर का रेजिस्टेंस का सिंबल हमने यहाँ बता दिया, ये सबका कुछ ना कुछ क्या है रेजिस्टेंस,
है ना। इसके बाद मैं टर्मिनल बनाता हूँ, मेन चीज टर्मिनल बनाने का। इसमें अगर ईच रेजिस्टेंसेस आर, सारे आ रहे हैं, एक टर्मिनल यहाँ पे है ए एंड दिस टर्मिनल इज बी इज बी। तो आपको बताना है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द इसका ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे क्यूब के साथ। हमेशा टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट होता है, ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल। वंशिका है क्या? वंशिका इज देयर? नहीं है वंशिका? गायब हो जाती बीच बीच में। है अच्छा नहीं। हाँ नहीं, ये तो आंसर सही नहीं है वंश, आपने जो आंसर भेजा है वो सही नहीं है। R/12। हाँ एकदम ध्यान से करना होगा इसे। हाँ कोई गलत पॉइंट नहीं है। ना ये भी सही नहीं है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके क्रॉस, डायगोनल के क्रॉस, इसके इक्विवेलेंट क्या होता है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके तीन क्या होते हैं जैसे आपके पास हो, ये भी सही नहीं है।
काफी आंसर आ गए हैं, लेट मी चेक। ना, ये भी सही नहीं है, अभी तक कोई भी आंसर सही नहीं आया है। हाँ ये सही है, अब सही है। आदित्य सिंह का आंसर सही है, आदित्य सिंह ने सही आंसर, है ना, सही है। हाँ, ठीक कर रहे हैं। इसका जो आंसर है वो 3r/4 है। AB के क्रॉस इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो 3r/4 होगा। ए और बी टर्मिनल के क्रॉस इसका जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 3r। हाँ, ये इसका मैं बताता हूँ कैसे। जैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आप कुछ करंट यहाँ से आई थ्रू, हाँ, यहाँ से आप एकदम ध्यान से देखना, यहाँ से आप आई करंट फ्लो करो। तो जैसे आपकी आई करंट फ्लो होगी, आपको पता है दो पार्ट डिवाइड हो जाएगी, 3 पार्ट्स। आप देखोगे ये दोनों जो पाथ हैं और ये दोनों पाथ तो ऑलमोस्ट सेम है ना, सिमेट्रिकल पाथ। तो अगर ए से बी तक का पाथ सिमेट्रिकल होगा तो करंट इक्विवेलेंट होगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई I1 करंट जा रही है तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, आई, है ना, क्योंकि ये दोनों पाथ ऑलमोस्ट सेम। लेकिन ये पाथ कुछ अलग है ना, तो बाकी बची करंट यहाँ पे चली जाएगी, है ना। तो ये करंट जो होगी एज पर द किरचॉफ करंट लॉ I-2I1, है ना। उसके बाद वही चीज कि भाई बीच की चीज को हम फिर से भूल जाते हैं, बीच में क्या हो रहा है, बीच में क्या रहता फैल रहा है, उससे मेरे को मतलब नहीं। सीधे इनपुट तो सीधे आउटपुट पे है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन यहाँ से करंट आई बाहर जाएगी, यहाँ से करंट I1 आनी चाहिए, यहाँ से करंट I1 आनी चाहिए, और यहाँ से I-2I1, क्योंकि इनपुट और आउटपुट क्या है, जिस फैशन में करंट डिवाइड हुई उसी फैशन में क्या होगी, मर्ज। और जैसे आपने ये करते हो खुद ही आपको समझ में आएगा क्या करना है। जैसे आप ये करोगे ना, तो आप कुछ चीजें यहाँ से हटा सकते हो, कुछ रेसिस्टेंस यहाँ से आप हटा सकते हो। आप कनेक्शन ही नहीं, पूरा का पूरा रेसिस्टेंस भी हटा सकते हो। आप देखो कि यहाँ से I1 करंट ऐसे चली गई ना, मतलब यहाँ तो कोई करंट गई नहीं, तो ये यहाँ पे रहे नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है, इसको कट कर दिया। ऐसे ही I1 करंट यहाँ पे चली गई, तो यहाँ तो कोई करंट गई नहीं, उसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। मतलब यहाँ से दो रेजिस्टेंस निकल गई, सीधे चली गई, इधर कोई करंट नहीं गई, एक पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हट गया। जैसे गैल्वेमीटर में बीच पिस्टन बीच में बीच वाला रखता था, यहाँ भी करंट पूरी सीधे ऐसे चली गई, यहाँ कोई नहीं करंट गई, ये वाला भी क्या होगा, वी कैन रिमूव। तो आप इन दोनों बीच वाले को रिमूव कर दो, है ना। तो जैसे आप इसको रिमूव करोगे, है ना, ये सर्किट एकदम सिंपल हो जाए। वही इसकी लेसन कि क्या चीज आपको रिमूव करना है, बीच वाले को आप इस तरह से रिमूव करो, है ना। और जैसे आप इसको रिमूव करोगे, अब चीजें एकदम आसान, है ना। इसको जब तक ये था तब तक कॉम्प्लिकेशन। अब जैसे आपने इसको हटाया, ये दोनों सीरीज, ये दोनों भी सीरीज, ये वाला कॉम्बिनेशन निकाल लोगे आप सीरीज पैरेलल से, और ये तीनों आपस में फिर पैरेलल, जिससे इक्विवेलेंट आप निकाल, उससे आपका आंसर 3r/4 आ जाएगा। मेन चीजें क्या हटाना है वो इंपॉर्टेंट है, किस चीज को हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव। अब देखो कि भाई ये जो पूरा चीज होगा इसके इक्विवेलेंट तो हो जाएगा, ये आर आर सीरीज में 2r हो गया, आर आर सीरीज में ये भी 2r, और 2r पैरेलल में 2r हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला पूरा क्या हो गया, आर 2r पैरेलल, और ये इस आर एंड आर के साथ ये पैरेलल हो गया, 3r हो गया। ये पूरी चीज कितनी हो गई थी आपकी, 3r। ये आपका आर हो गया, ये 3r हो गया, और आर एंड 3r आपस में पैरेलल हो गए। इधर मैं AB के क्रॉस देखो तो जस्ट ऐसे तो है, ये कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा है, यहाँ पे एक आर आ गया, और ये पूरा नीचे वाला जो था वो 3r, और ये 3r, और आर एंड 3r पैरेलल है, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड, आर इनटू, कोई चीज सब कुछ आसान तब हुआ जब हमने इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद तो ऐसे ही सॉल्व, इसी को हम बोलते हैं कनेक्शन रिमूवल बाय इनपुट आउटपुट।
हो गया मेथड नंबर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इसकी आपको आदत होगी। कनेक्शन रिमूवल बाय इनपुट और आउटपुट। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी कनेक्शन रिमूवल के बाद मेथड नंबर 4। आज 4 मेथड ही पढ़ पाएंगे, बाकी 4 मेथड हम नेक्स्ट क्लास में, इसमें मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा तो कई बार फिर इसमें आपसे बनता नहीं, तो बात है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये मेथड नंबर 4 है। मेथड नंबर 4 को हम बोलते हैं होल्डिंग अबाउट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं वी स्टडी द होल्डिंग अबाउट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं ना उसी सीक्वेंस में हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन, फिर वेस्टर्न ब्रिज, फिर वो कनेक्शन रिमूवल, उसके बाद फोल्डिंग है ना। फोल्डिंग अबाउट द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड से सॉल्व होता है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, बीच में और एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे ऐसा है, ये कोई रेजिस्टेंस का क्या है, जैसे कि आपका नेटवर्क है, नेटवर्क है और चूंकि ये भी सिमेट्रिकल सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है तो सारे रेजिस्टेंस सेम लेते हैं। सेम ना भी हो तो कुछ सिमेट्री होनी चाहिए। ऑल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल। और ये कोई टर्मिनल ए है ना, ये आपका कोई बी है और ये आपका कोई सी है और ये डी। क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है किसके अबाउट निकालना है ना, सीडी के अबाउट निकालना है या एबी के अबाउट निकालना है, किसके अबाउट। तो आपको दिया हुआ है कि इस पूरे चीज के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है एबी, आपको आर एबी निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड टर्मिनल, है ना। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रोसीड करते हैं। मैं इसमें मेन चीज जो मेथड डिस्कस करने वाला हूँ ये फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड बड़ा यूजफुल चीज होती है। क्या होता है कि इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफाइन करोगे कि क्या ए और बी को मिलाने वाली लाइन क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सिंपल सा हम हो सकते हैं कि सबसे पहले आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि लाइन ज्वाइनिंग टर्मिनल्स should be axis of symmetry. Line joining terminals should be axis of symmetry. Axis of symmetry. ये जो लाइन टर्मिनल्स को ज्वाइन कर रही है वो क्या होनी चाहिए, बेसिकली आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। हाँ, अगर टर्मिनल को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, यहाँ पे टर्मिनल है, इसको ज्वाइन करने वाली ऐसी कोई लाइन, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये पहले डिसाइड करना होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ऑब्वियस बात है। अगर मैं किसी भी को भी ज्वाइन नहीं कर रही, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, देखना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं, है ना। कोई भी चीज को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे है कि ऊपर जैसा सर्किट है वैसा नीचे होना तो है, आर की इमेज यहाँ, इस आर की इमेज यहाँ, इस आर की इमेज यहाँ। तो ये जो चीज है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हाँ? पहली बार को डिसाइड करेंगे कि लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पहला स्टेप ये। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है वी कैन फोल्ड द सर्किट अबाउट एक्सिस ऑफ, अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है देन वी कैन फोल्ड द सर्किट अबाउट एक्सिस ऑफ, अबाउट एक्सिस ऑफ, अगर वो है तो हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट पूरे सर्किट को क्या कर सकते हैं, जैसे आपका फोल्ड कर सकते हैं, है ना। फोल्ड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो जितना पोटेंशियल सी का होगा, जितना यहाँ पे ड्रॉप होगा उतना यहाँ पे ड्रॉप होगा, मतलब सी और डी का पोटेंशियल सेम है ना। अगर सी एंड डी का पोटेंशियल सेम है मतलब सी और डी पॉइंट को हम एक ही बना सकते
सर्किट में जब भी आपके दो पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो सेम हो तो उस सर्किट में एक ही पॉइंट, तो हम क्या करेंगे इस एक्सेस के और पूरी चीज पर से वर्क करने का मतलब ये हो गया कि जो सी पॉइंट है वो डी से टच कर सकते हैं वैसे, क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल क्या है सेम, तो उसको हम एक ही पॉइंट सर मानते VC और VD इक्वल क्यों है? हैं। इक्वल इसलिए हुए क्योंकि मैं यहाँ से अगर कोई करंट बोलता हूँ आई डैश, यहाँ भी करंट आई डैश आएगी सिमेट्री से, तो जितना वोल्टेज में ड्रॉप यहाँ पे होगा आई डैश इनटू आर, उतने ड्रॉप यहाँ पे होगा, तो अगर ये ड्रॉप सेम होगा तो दोनों की पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। भाई जो भी पोटेंशियल यहाँ पे है अगर दोनों जगह पे ड्रॉप सेम होगा तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम। तो सी वही बात है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जब होती है ना तो उसके ऊपर भी कोई पॉइंट है और नीचे का पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है सेम। तो आगे इस विस्टर्न ब्रिज में ड्रॉप सेम था, हालांकि प्रॉब्लम ध्यान रखना कि यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से करंट की होगी, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ की करंट कुछ अलग हो, ये करंट क्या होगी कुछ डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे ड्रॉप सेम नहीं हो, जितना ड्रॉप यहाँ पे है उतना ही ड्रॉप यहाँ पे होगा, सी और डी का पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन बी का पोटेंशियल सी के इक्वल हो जरूरी नहीं है, कैन नॉट से कि यहाँ से करंट है वो नहीं हम बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सी और डी का पोटेंशियल सेम, तो अगर सी और डी का पोटेंशियल सेम है तो सी और डी को मैं एक ही पॉइंट मान सकता हूँ, मतलब इस एक्सेस के अबाउट इस पूरे ऊपर वाले चीज को हम फोल्ड कर सकते हैं। तो जैसे मैं फोल्ड करूंगा आप देखो ये सर्किट एकदम सिंपल हो जाएगा, जैसे आप इसको फोल्ड करोगे ना ये सर्किट क्या हो जाएगा एकदम बहुत सिंपल हो जाएगा। आप फोल्ड करो तो फोल्ड करने में आपको ए और बी को छेड़ना नहीं, कभी भी टर्मिनल को छेड़ते नहीं, ए है एक आर आ गया बी और यहाँ पे भी एक आर है, ऐसा ए और बी टर्मिनल को हम अभी बिल्कुल नहीं छेड़ते। ये आर है और ये आर और होता है सी डी से टच हो गया, तो ये आपका पूरा का पूरा सर्किट आपका ऐसा है हाँ, ऊपर वाले को आपने नीचे में क्या करना तो ध्यान दो कि अगर आपने इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है तो ये आर इसके साथ पैरेलल होता है, अगर इसको फोल्ड कर दिया तो ये आर जो होगा इस आर के साथ क्या हो गया पैरेलल, ये आर भी इस आर के साथ पैरेलल हो गया और ये आर भी इस आर के साथ पैरेलल, तो सारे r/2 हो गए जो पैरेलल होंगे, इसके ऊपर कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, ये वही रहेगा, लेकिन उस आर के ऊपर दूसरा आर आ गया मतलब ये कितना हो जाएगा r/2, ये वाला भी कितना हो जाएगा और ये भी आपका, अब देखो फोल्डिंग के बाद ऊपर वाले चीज को नीचे से आपने फोल्ड कर दिया तो सी और डी पॉइंट एक ही, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम था तो वो एक ही जगह पे हम बना सकते हैं, एक आर दूसरे आर के ऊपर आया तो दोनों पैरेलल हो गए r/2 हो गए, दूसरा आ रहा है r/2 हो गया, ये भी आ रहा है r/2 और ये एंटी, आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मुझे ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आसान है ना, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये इसके साथ पैरेलल फिर इसके साथ सीरीज फिर इसके साथ पैरेलल है ना, तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट आप निकालो, आंसर इसका आंसर मुझे भेजो फोल्डिंग के बाद व्हाट आंसर यू गेट। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक दिन में एक चीज नहीं आएगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे तो आप उसके एक्सपर्ट हो। क्या आंसर आ रहा था उसका मैंने बता दिया, भाई ए और बी को लास्ट तक बचा के रखते हैं, बाकी को रिड्यूस करते हैं, ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल फिर सीरीज फिर ultimately equivalent resistance स्टार्ट है। मैं बताता हूँ लास्ट स्टेप तो कुछ नहीं है कि आपने क्या किया, जैसे मुझे समझ में आया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद हम इसको फोल्ड करते हैं, तो सी पॉइंट डी पे आ जाएगा, ये आर स्टार के ऊपर r/2 हो गया क्योंकि आर पैरेलल हो गया ना r/2, ये आर इसके ऊपर आ गया तो ये भी r/2 हो गया, ये आर इसके ऊपर आ गया तो ये भी आ गया, उसको दोबारा
और उसके बाद सीरीज से पैनल करते हैं, रिडक्शन यूज करेंगे। हाँ विदुषी का आंसर सही है, बाकी आंसर सही नहीं आ रहा बेटा। 3/10 भी सही नहीं है, 3r/5 भी सही नहीं है। विदुषी हैज सेट द करेक्ट आंसर। सीरीज पैनल यूज करें। यार भाई 17 भी सही नहीं है। हाँ ये आपका आंसर सही आ गया है, 7r/15। वो 7r/15 इज द करेक्ट आंसर, है ना। 7r/15 इज द आंसर सही जो है, दैट इज द 7r/15। ठीक है, तो ये हमने कुछ मैथड्स पढ़ लिए, तो जस्ट मैं 7r/15 इज द करेक्ट आंसर। 7r/15 इज द करेक्ट आंसर, कई लोगों ने निकाला। ठीक है, 7r/15 से। तो सबको रिवाइज करना, एक बस होमवर्क आप ले लो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, घर पे सॉल्व है ना। क्या आपका होमवर्क क्वेश्चन, उसको सीधा कर लेना आप। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। दैट इज ऑल फॉर टुडे, फिर फ्राइडे को मिलते हैं, है ना। बाय बाय। Thank you, sir.